चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हाँ भाई, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। ध्यान से समझो बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि CH3 C डबल बॉन्ड ओ H ये दे रखा है और आपको कन्वर्ट करना है इसको ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन वाले में, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास ये, और इसमें 1,3 डाइऑल, यानी यहां पर भी OH और इधर पर भी OH, लाइक दिस। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये चीज समझ आ रही है कि यहां जो CH3 C डबल बॉन्ड ओ H ग्रुप है, अगर मैं इसकी रिएक्शन इसी जैसे एक मॉलिक्यूल से कराऊं और इसकी रिएक्शन करा दूं किसी बेस की प्रेजेंस में जो कि डाइल्यूट नेचर का हो, तो क्या ये जो कि डाइल्यूट नेचर का हो, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि सी डबल बॉन्ड हो के जो बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन पर बेटा हमारे पास 3 H अवेलेबल है, मतलब ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है। अरे बोलो, तो यहां मैं डाइल्यूट बेस यूज कर लिया NaOH। मुझे बताओ तरीका क्या रहा, सी डबल बॉन्ड हो के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाना है, नेगेटिव, और इस नेगेटिव का अटैक कराओ इस कार्बन पर, H का अटैक कराओ इस ऑक्सीजन पर। समझ आया? ये एल्डोल का तरीका तो दिमाग में सेट हो गया होगा आपके। अब बताओ बेटा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 और ये यहां पर ये OH और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक बात बताओ बेटा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलना है, क्या आप LiAlH4 यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये C डबल बॉन्ड को क्या बनाएगा, अल्कोहल, या सोडियम बोरोहाइड्रेट भी एल्डिहाइड कीटोन, याद है, ये इसको बदल देता था अल्कोहल में, याद आ गया, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। समझ आया? जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है इसको कन्वर्ट करो ब्यूट टू इन अल। एक बात बताओ बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या बना था मेरे पास, ये बना था CH3, यहां पर ये OH और ये CH, यहां पर ये H, ठीक है भाई, ठीक है, और यहां पर ये CH2 है बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा इस मॉलिक्यूल से मुझे अगर ब्यूट टू इन अल बनाना है तो क्या मैं इसको हीट कर दूं? अरे बोलिए, क्या इस केस में H2O रिमूव हो जाएगा, यानी ये OH, और अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये मेरे पास ज्यादा स्टेबल एल्कीन बना करके देगा, यानी ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया ब्यूट टू इन अल। समझ में आया? ये क्लियर है? पहले मतलब क्या करना है, पहले तो यही स्टेप रहेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल और इसकी इसी से रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट जो बन के आया, मैंने इसमें एल्डोल रिएक्शन की तो ये बन गया और हीट करने पर ये आ गया। समझ में आ गया? पढ़े आगे? हाँ भाई, नेक्स्ट अगले में कह रहा है ब्यूट टू इन ओइक एसिड। अब बेटा ये जो अभी प्रोडक्ट आया, क्या मैं इसी से ये जो हमारे पास बेटा ये एल्डिहाइड है, टॉलेंस रिएजेंट लगा दिया जाए, क्या बनेगा बोलो, आंसर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आ रहा है? तो ये बन गया हमारे ब्यूट टू इन ओइक एसिड। समझ में आया? समझ में आया? मतलब बेसिकली सभी के अंदर एक स्टेप कॉमन है, क्या, पहले एल्डोल लगाओ, एल्डोल के बाद अगर हीट कर दोगे तो वो सेकंड वाला आंसर दे देगा, और अगर इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गया? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और ये क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। बेटा एक बात बताइए, इससे देखिए कह रहा है 4 आंसर बताना है, और इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को शीट के फॉर्म में दिए गए होंगे। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक तो प्रोपेनॉल है और एक ब्यूटेनॉल है। प्रोपेनॉल की अगर बात की जाए तो क्या वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल, ठीक है भाई, ये बन गया C डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्या है, H अवेलेबल है, यानी दिस कंपाउंड कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और बेटा एक और इसी जैसा मॉलिक्यूल ब्यूटेनॉल, मतलब 4 कार्बन वाला CH2 और यहां पर ये C डबल बॉन्ड OH, क्या ये दोनों ही केस में ये दोनों एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं कि नहीं?
दोनों के दोनों एल्डोल रिएक्शन दे सकते हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि 4 आंसर सोचो। 4 आंसर का मतलब क्या है कि इसी मॉलिक्यूल का इसी के साथ रिएक्शन, इस मॉलिक्यूल का इसके साथ रिएक्शन, मतलब क्या है, एक को मानो ए और दूसरे को मानो बी। ए की रिएक्शन किसके साथ बेटा, ए के साथ। ए की रिएक्शन किसके साथ, बी के साथ। अब बात सुनो, जो आप सी डबल बॉन्डों के बगल वाले कार्बन पर निगेटिव बनाते हो, पहले ए वाले मॉलिक्यूल को बनाना, अटैक करा देना ए का, बी वाले को बनाना, अटैक करा देना ए पर, फिर आप इधर बी को सेट करना, पहले आप बी को नेगेटिव वाला बनाना और फिर आप बी के साथ ए वाले को नेगेटिव बनाना, यू विल गेट 4 आंसर। समझ में आया? देखो एक बार मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे भाई ये क्या है, ये है CH3, यहां CH2, ये C डबल बॉन्ड OH, ये था बेटा इसको A, और A की रिएक्शन A के साथ, मतलब इसकी रिएक्शन इसी जैसे मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? तरीका क्या होगा, बोलिए, कि C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव बनाया जाए और इस नेगेटिव का इस कार्बन पर अटैक कराया जाए। हाँ भाई, प्रोपेनल की रिएक्शन प्रोपेनल से हो रही है, ए वाले की रिएक्शन ए से हो रही है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बनेगा C, यहां पर आ जाएगा OH और ये H, यहां पर ये CH2 और यहां पर बेटा ये CH2 का एक H हट जाएगा, यहां से ये एक H हट जाएगा और बन जाएगा अपने पास CH, C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ एक क्या जुड़ा हुआ है बेटा, CH3। समझ आया? ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए वाले की रिएक्शन ए से। ये पहला आंसर हो चुका है, ये पहला आंसर। तो दूसरा आंसर क्या होगा बेटा, ए वाले की रिएक्शन बी से, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्रोपेनल, और पड़ोस में इसके आया ब्यूटेनल, यानी CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इस वाले कार्बन को नेगेटिव बना रहा हूं और इसका अटैक करा रहा हूं इस पड़ोस वाले कार्बन से, क्या बनेगा, फाइनल आंसर बताइए। ये बनेगा CH3 CH2 और इस पे बेटा ये CHOH, और इस तरफ जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, CH, ये C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है, और इस तरफ आ जाएगा CH2 CH3। क्या आपको समझ में आया ये कैसे बना? समझ में आ गया? तो जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, बाकी 2 प्रोडक्ट आप सोच लोगे, क्या सोचोगे कि भाई ब्यूटेनल जो था, ब्यूटेनल, ये था ब्यूटेनल, अब आपने ब्यूटेनल को फिक्स कर दिया, इसको चेंज मत करना, और इसकी रिएक्शन पहले कराओ किससे बेटा, प्रोपेनल से। प्रोपेनल से रिएक्शन कराओ मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी बी वाले की रिएक्शन ए से, और एक रिएक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी CH3 CH2 CH2 और यहां पर ये C डबल बॉन्ड OH बनेगा, और इसमें साथ में CH3 CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड OH, मतलब बी वाले की रिएक्शन ए से, इस पर नेगेटिव बना के इस कार्बन पर अटैक कराओ, इस पर नेगेटिव बना करके इस कार्बन पर अटैक कराओ, और फाइनली बेटा आंसर बताओ क्या क्या बनेगा, पहले वाले का क्या बनेगा। ये बनेगा CH3 CH2 फिर से CH2, हाँ भाई, नेक्स्ट यहां पर ये OH आ जाएगा, और इसके साथ जुड़ने वाला जो कार्बन है वो क्या है बेटा, CH, ये बन जाएगा CH, क्या बनेगा आगे, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी गलत बना रहा हूं मैं, इससे जुड़ने वाला जो कार्बन है, इससे जुड़ने वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन जाएगा। तो क्या नेक्स्ट वाले का भी आंसर बना लोगे, क्या बनेगा बोलो, CH3 CH2 CH2 और ये बनेगा CHOH, ये बन गया OH, इसके बाद ये OH, दिस इज OH, फिर आगे क्या बनेगा, ये बनेगा CH और यहां पर ये C डबल बॉन्ड OH, और इससे जुड़ने वाला ये कार्बन जो है वो है CH2 और ये CH3, ये इसका आंसर। ये टोटल 4 आंसर हो चुके हैं, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किए, सब बन चुका है। समझ में आया, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, क्लियर है। ऐसे 4 आंसर बनाते हैं। जब जब प्रोपेनल की रिएक्शन प्रोपेनल से हुई है तो उसको हम लोग एल्डोल बोलेंगे, बट प्रोपेनल की ब्यूटेनल से हुई है तो क्रॉस एल्डोल, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि एक्सप्लेन क्रॉस एल्डोल बोर्ड लेवल पे, तो आपको क्या करना है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेना है जो दोनों के दोनों एल्डोल रिएक्शन दिखा सकते हैं, और टोटल जो है फिर वो अलग अलग तरह के 4 प्रोडक्ट बना लेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना ये? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए कि इसमें क्या हो सकता है। हाँ भाई,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट और आईआईटी लेवल पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि C9H10O। हाँ भाई, अब आपको ये सोचना है बेटा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए वो समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है बेटा, C9H10O। तो पहला स्टेप क्या होता है, किसी बच्चे को पता है क्या? फर्स्ट स्टेप, पहले हम लोग निकालेंगे इसका ड्यू बताइए भाई, कितने कार्बन है? 9। कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन दैट इज 10 प्लस हेलोजन 0 नाइट्रोजन 0 अपॉन 2। ऑक्सीजन डायवैलेंट्स मॉलिक्यूल को हम लोग नहीं लेते। समझ में आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 9 और 1 10 और ये आ जाएगा 5, 10 - 5 मतलब 5। अब 5 अगर है तो पहली चीज तो इसमें ये है कि 4 तो हमारे पास बेटा मिनिमम 6 कार्बन पर, 6 कार्बन पर 4 ड्यू तो यही दे देता है भाई। अगर कार्बन हमारे पास 6 है, कार्बन 6 है और मुझे ड्यू चाहिए 4 या उससे ऊपर, मतलब एक मिनिमम बेंजीन रिंग तो इसमें प्रेजेंट होगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? अरे ड्यू का एक फॉर्मूला नहीं था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, तो 3 पाई बॉन्ड है 1 रिंग है, तो टोटल ड्यू इसका कितना हो गया, 4। समझ में आया? अब इसका मुझे ड्यू मिल चुका है 4। मेरे पास कितने कार्बन है बेटा, 9 कार्बन है, मतलब 6 कार्बन इधर यूज हो जाएंगे, बाकी मुझे 3 कार्बन ऐसे एडजस्ट करना है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में बताओ? C9H10O। हाँ भाई, क्या कह रहा है कि C9H10O जो है, C9H10O ये रिएक्ट कर रहा है 2,4 DNP टेस्ट ये दे रहा है, ठीक है भाई, 2,4 DNP टेस्ट यहां पॉसिबल हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रिड्यूसेस टू टॉलेंस रिएजेंट। एक बात बताओ बेटा, अगर ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है इसका मतलब ये एल्डिहाइड वाले टीम में चला गया। समझ में आ रही बात? ये एल्डिहाइड हो गया, क्यों? क्योंकि भाई एक ऑक्सीजन के साथ अगर एक ड्यू लेके आना है तो वो एल्डिहाइड में जाता है या कीटोन में जाएगा, तो यहां ये एल्डिहाइड हो गया, ये बात तो श्योर हो गई। अब एक और बात कह रहा है कि ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, जब इसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन किया गया तो इसने बेटा क्या दिया, इसने दिया 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहां पर ये बन गया OH और यहां पर भी बन गया ये OH। अब एक बात सोचने वाली है कि ये क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, तो बेटा देखिए, क्या हमारे पास 6 कार्बन ये शामिल हो चुके हैं बेंजीन रिंग के साथ, और यहां पर अगर मैं एल्डिहाइड रखूं तो मेरे पास DU की कमी पूरी हो गई, 5 DU आ चुका है, 5 DU आ गया। अब DU के लिए मतलब यहां और कोई पाई बॉन्ड आने वाला नहीं है। कितने कार्बन यूज हो गए बेटा, 7। अब बचे कितने कार्बन बेटा, 2, तो 2 कार्बन को क्या लिख दो बेटा, CH2 CH3। क्यों भाई? क्योंकि अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है अगर उसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो पूरे के पूरे एल्काइल ग्रुप को किसमें बदल देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी इसका अगर बेटा ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये आंसर हो जाएगा। ये DNP टेस्ट भी दे सकता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दे सकता है, मतलब अपना जो फाइनल आंसर हुआ वो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ये मॉलिक्यूल वो रहा होगा जो हमसे पूछा गया था। समझ आया? समझ आ गया? ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? बड़े आगे देखिए बेटा, इस तरह का एक और क्वेश्चन आने जा रहा है जिसमें कह रहा है C8H16O2। जैसे ही 2 ऑक्सीजन नजर आए, पहली बात एक बात दिमाग में आई, या तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा या एस्टर रहा होगा। भाई कार्बोक्सिलिक और एसिड और एस्टर के अंदर 2 ऑक्सीजन होते हैं। समझ में आ रही बात? अब मुझे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना पड़ेगा कितना है। C8H16O2 इसका ड्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 8+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। फाइनली ये कितना आया, ये 9 - 8 यानी कितना आ गया, 1। यानी यहां पर एक पाई बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये? अब आगे देखिए कह रहा है was hydrolyzed with the dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid and alcohol। मुझे एक बात बताओ बेटा, C8H16O2 को अगर मैं हाइड्रोलाइज्ड करा रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो क्या ये एसिड में बन रहा है और साथ में अल्कोहल बन रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान तो सुनो बेटा, इट मस्ट बी एस्टर। क्यों? एस्टरिफिकेशन दे रहा,
ये क्या रहा होगा बेटा, ये हमारे पास मतलब एस्टर को ही तो पायरोलिसिस करते थे ना एस्टर का, तो ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर का कंपाउंड आ रहा है। जब एसिड को और एल्कोहल को आपस में रिएक्ट कराते थे तो वो एस्टर बनाता था, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल थी। मतलब जब एस्टर को हम लोग तोड़ते थे वो किसमें टूटता था, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि C8H16O2 इज अ एस्टर। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, समझ में आ रही है? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हैं, एकदम से आंसर पे नहीं जा रहे, हम लोग अपनी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मतलब मैंने जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था मेरे दिमाग में ये बात गई, इट मस्ट बी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में से कोई एक है। बट जैसे ही मैंने आगे वाली इंफॉर्मेशन पढ़ी उससे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई, ये क्या है, एस्टर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये हमारे पास एसिड यानी बी और एल्कोहल मतलब सी ये इसमें टूट चुका है। आगे कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सी, जब बेटा इसका ऑक्सीडेशन कराया गया क्रोमिक एसिड से, इट प्रोड्यूस्ड बी, यानी इसने ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया CrO3 ने। मतलब ये हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल रहा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। समझ में आ रही है? CrO3 से। अब मुझे पता करना है कि अच्छा इसका हाइड्रेशन भी हो रहा है, इसका हाइड्रेशन भी करा रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा, ब्यूटवनीन। मतलब ये कुछ ऐसे रहा, ये कुछ ऐसे रहा। समझ में आ गया? अब बताओ बेटा ये क्या आपको देखती साथ समझ में आ रहा है? सी क्या हो सकता, सी क्या हो सकता है बेटा? इसमें से जब H2O मॉलिक्यूल निकल गए तो ये अल्कोहल कुछ ऐसा रहा होगा, क्या ये अल्कोहल कुछ ऐसा रहा होगा? समझ में आ रहा, समझ में आ रहा? अगर ये ऐसा रहा होगा तो एसिड तो बेटा फिर यही बन सकता है, एसिड तो यही बन सकता है। क्यों भाई? क्योंकि 4 कार्बन बचे हुए थे, टोटल कितने कार्बन थे, 4 ये रहे, 4 ये आ गए, 4 अगर ये आ गए तो 4 ये रहे होंगे, ये इसका आंसर हो सकता है। इसमें और आंसर की क्या पॉसिबिलिटी आप सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि भाई यहां वाले कार्बन की चेन में आप इस कार्बन को इधर ला सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा? आप 2-3 आंसर दे सकते हो। समझ में आ रहा? मतलब आप क्या कर सकते हो कि अब आप इस चेन के साथ चेंजेस ला सकते हो, आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और ABC सारे हमें पता पड़ गए। क्लियर है? समझ में आया? बी और सी तो यही रहने, मतलब सी तो फिक्स हो गया, बी हमारे पास ये बन सकता है, और अगर ये इससे ये बना होगा तो एक चीज और, ये स्ट्रेट चेन ही रही होगी, ये स्ट्रेट चेन ही रही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकती। रीजन क्योंकि बेटा सी खुद बी में कन्वर्ट हो रहा था। समझ में आ रहा? और सी अगर ये फिक्स है, अगर ये फिक्स है तो इट मस्ट बी दिस। समझ में आ रहा? मतलब ये 8 कार्बन का जो एस्टर है वो कुछ ऐसा रहा होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये, फिर एकदम से आ गए होंगे ये O, और एक बार ये 4 कार्बन, इसके साथ ये अल्कोहल में चला गया होगा और ये एसिड में चला गया होगा। ये इसका आंसर। समझ आया? नहीं आया? भाई देखो NCERT लगती है बिल्कुल सिंपल, पर होती नहीं है, वो सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ देगी आपके। समझ में आ रही बात? अगर आपको कंसेप्चुअल चीजें पता हैं तो आपको हो सकता है कि सोचने में टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये मांगती है कि भाई आपके रिटेनिंग पावर कितनी है। भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इतनी इसमें चीजें मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी मैं एक आध चीज भूल जाता हूँ, तो आप लोग को भी बार बार लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? अगर आपने बार बार लिख करके प्रैक्टिस नहीं की तो आपके दिमाग से सारे पॉइंट हट जाएंगे। जैसे भाई यही वाला क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन थी कि भाई अल्कोहल भी बन रहा है, एसिड भी बन रहा, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर भी हो रहा है। समझ में आ रहा? तो इसी क्वेश्चन के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ली गई, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं जिसमें भाई एक इससे ये बन रहा होगा, इससे ये बन रहा होगा, सोचने वाले, और कभी कभी तो वो ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे बना ये, इससे बना ये, और बीच में बताओ A कौन है B कौन है, ऐसे वाले क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। हाँ भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। या C डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर नेगेटिव बना के देखो, अगर इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो जितना ज्यादा स्टेबल एनाइन बन जाए वो उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ एसिटाल्डिहाइड, पहले तो मुझे इसके स्ट्रक्चर बनाने दो। बताओ बेटा एसिटाल्डिहाइड, एसिड कितने कार्बन की बात हो रही है बेटा, 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2 कार्बन में ये एल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसके बाद बेटा एसीटोन, एसीटोन क्या होता था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ भाई, अब इसके बाद डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन के बगल में दो टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब यहां पर एक टर्शरी ब्यूटाइल, ये रहा एक टर्शरी ब्यूटाइल, और इस तरफ भी एक और टर्शरी ब्यूटाइल, दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन के बगल में। और लास्ट में क्या है बेटा, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मतलब यहां C डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो टर्शरी ब्यूटाइल है बट एक तरफ क्या है बेटा, केवल मिथाइल ग्रुप है। क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए? अब मुझे इसमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किसमें, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस किसमें, ABCD में, सी में। रीजन देखो, एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड विनर है। रीजन, बिकॉज एल्डिहाइड के पास एक साइड कार्बन ग्रुप हमेशा कम होगा तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इसलिए एल्डिहाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन। समझ में आ गई है? अब दूसरी बात, ये सब के सब कीटोन हैं, तो कीटोन में मुझे बताओ कि भाई यहां पर केवल एक CH3, यहां पर ये CH3 बराबर हो गए, बट उस तरफ CH3 इस तरफ टर्शरी ब्यूटाइल, इसका हिंड्रेंस बढ़ गया। इन दोनों को कंपैरिजन किया तो हिंड्रेंस जो है वो B में सबसे ज्यादा आया। तो मुझसे कौन सा ऑर्डर पूछ रहा था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पीछे कौन है बेटा, C। समझ में आ गया? ये ABCD मान लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C और दिस इज D। क्या ये बात क्लियर है? C सबसे पीछे, उसके बाद C के बाद, C के बाद D, D के बाद B, B और उसके बाद ये इसका आंसर हो जाएगा ABDC। क्लियर है? समझ आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्लियर है ये? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कह रहे कि भाई इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में बताओ। हाँ भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ याद है क्या बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और एनायन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती थी, -M -H और -I, या फिर बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +H और +I। याद आया कि नहीं आया? अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है बेटा, CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, बताओ बेटा ब्रोमीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ब्रोमीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा। यहां पर बेटा CH3 CHBr, ओके, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड OH, यहां पर भी बेटा ब्रोमीन -I इफेक्ट लगा रहा, बट A में ज्यादा -I है ड्यू टू डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस पे ज्यादा पास है, आप इधर से H निकाल के इस तरफ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनाओगे, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनाओगे, इन दोनों का -I जो है वो इसको ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पास है। तीसरा वाला अपने पास क्या है, CH3 होल ट्वाइस, CH3 यहां पर CH3, अब यहां पर एक +I ग्रुप आ गया और साथ में बेटा ये C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप आ गया, ये तो +I है। नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा, हाँ भाई CH3 CH2 और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप लोगों को याद होगा बेटा कि ये यहां पर जो इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं ये -I है, ये कौन सा है बेटा, -I, ये कौन सा है बेटा, +I, और ये कौन सा है बेटा, +I, ये पूरा +I। अब बात ध्यान से सुनो, -I के लिए रूल लगता था कौन सा, DNP रूल, डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर, और बेटा +I के लिए था DBN, डिस्टेंस ब्रांच फिर नंबर। तो मुझे बताओ ब्रांच का डिस्टेंस यहां पहले है, यहां डिस्टेंस ब्रांच का पहले है, यानी +I इसका ज्यादा है। समझ में आ रहा? मतलब अगर मैं -I की बात करूं तो -I बेटा मेरे पास जो आ रहा है वो A का ज्यादा आ रहा B से, बट अगर मैं +I की बात करूं तो बेटा वो क्या आ रहा है बेटा, C का ज्यादा आ रहा है किससे, D से। और जितना ज्यादा +I उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और जितना ज्यादा -I उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी बेटा यहां पर सबसे पीछे कौन चला गया, सबसे पीछे कौन चला गया बेटा, C। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसने एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दी, A और B ने तो बढ़ा दी, A और B तो बढ़ गए, C और D में क्या हो रहा था, कम हो रहा था, बट C और D में ज्यादा कम किसने किया, C ने। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम किसकी है बेटा, C के बाद बेटा किसकी है, D, उसके बाद कौन है बेटा, B के बाद कौन है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, क्या आपको समझ आ गया क्या, ये पढ़े आगे? हाँ भाई, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, इसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा चेक करना है। हाँ भाई, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले तो। बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दो, COH, ये बन गया बेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, NO2 ग्रुप लगा दूं, ये बन चुका है बेटा हमारे पास 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट वाला क्या है, अगला वाला क्या है बेटा हमारे पास 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हाँ भाई, ये COH और यहां पर NO2, यहां पर भी NO2। हाँ भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। बच्चों इधर ध्यान से देखो, और इसमें हमको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। हाँ भाई, क्या ये NO2 जो है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, -M लगाता है। पहले सबसे पहली प्रायोरिटी -M को देंगे। अब -M कहां कहां लगाएगा, ऑर्थो और पैरा पर, यानी ये एप्लीकेबल है क्योंकि पैरा पर COH अवेलेबल था उसके लिए। NO2 ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, ये -M लगा रहा है, कहां कहां, ऑर्थो और पैरा पर लगा रहा है, इसका -M एप्लीकेबल है। बट मुझे ये बताइए, ये जो नेक्स्ट वाला NO2 जो दिखाई दे रहा है, ये -M जब लगाएगा तो इसके ऑर्थो पैरा पे लगाएगा, यानी इसका -M एप्लीकेबल, इसका केवल क्या एप्लीकेबल है, -I। समझ में आया। नेक्स्ट अपन आ जाते बेटा OCH3, ये ग्रुप क्या लगाता है बेटा, +M। ये +M लगाता ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से, इसने क्या लगाया, +M। जब इसने +M लगाया तो कहां लगाया, ऑर्थो और पैरा, ये भी एप्लीकेबल है। +M एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, -M और -I बढ़ाएंगे, और ये जहां थे वहीं के वहीं रह गए। तो सबसे पीछे कौन चला गया बेटा, आंसर में सबसे पीछे कौन चला गया, D चला गया। क्यों भाई, क्योंकि उसके पास एक +M ग्रुप आया जिसने उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दी। D के बाद बेटा कौन है, A। बड़े कौन थे, B और C। B और C में ये तो बराबर है, ये बराबर है, बट उसके पास एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल क्या है, -I। तो अपने पास आंसर क्या होगा, D, A, उसके बाद B, उसके बाद, क्या आपको समझ आ गया, अरे बोलो क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। हाँ भाई, नेक्स्ट, गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। बेटा इनमें आपको ये बताना है कि ये अगर इन दोनों को मुझे अलग अलग सेपरेट करना है तो किस तरीके से, किस मॉलिक्यूल से, किस टेस्ट से इनको अलग अलग किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो देखो बेटा, अपने को कुछ टेस्ट याद रखना थे। मैंने कहा था हेलोफॉर्म टेस्ट, केनिदारो टेस्ट, एल्डोल टेस्ट, टॉलिंस रिएजेंट टेस्ट। इसके अलावा एक दो टेस्ट और होते, जैसे FeCl3 टेस्ट होता, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, एक होता था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट किसके लिए था बेटा, फिनॉल के लिए और बेंजोइक एसिड के लिए। याद आया, याद आया। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर डिफरेंशिएट करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ हीट कर दो, CO2 रिमूव होती थी। याद आया, याद आया। तो हम लोग इन्हीं सारे टेस्ट को यूज करेंगे इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है बेटा अपने पास, पहला वाला मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, पहला वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, मुझे बताइए बेटा प्रोपेनॉन, ये अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। चलिए भाई, चलिए भाई, इसमें क्या C डबल बॉन्ड होके बगल वाले कार्बन पर 2 H1, इधर कितने 3, यानी ये तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, समझ में आ रहा। बट ये हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाला, यानी इन दोनों को किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हेलोफॉर्म से। आइडोफॉर्म का तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट करा लो जिसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिख जाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉन कहलाएगा, दूसरा अलग बन जाएगा। समझ में आ गया। अगर मैं आपको 2 कंटेनर के अंदर या 2 फ्लास्क के अंदर प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन दे दूं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप कहोगे दोनों के अंदर हेलोफॉर्म टेस्ट कर दिया जाए, जिसमें येलो कलर मिल जाए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वो प्रोपेनॉन होगा और दूसरा प्रोपेनॉल होगा। समझ गए, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। बेटा ये बताओ, एसिटोफिनोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या है बेटा इस पे, बेंजीन रिंग। और बेंजोफिनोन में क्या होता है बेटा, दोनों तरफ बेंजीन रिंग। हाँ भाई, इसमें बता सकते हो कौन सा टेस्ट हो सकता है, इसमें कौन सा टेस्ट हो सकता है बोलो। ये बेटा हमारे पास एल्डोल टेस्ट दे सकता है कि नहीं, C डबल बॉन्डो के बगल वाले कार्बन पर 2 H। या ये बेटा कौन सा टेस्ट दे सकता है, हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। यानी ये तो दोनों टेस्ट देगा, पर ये दोनों में से कोई भी टेस्ट देने वाला नहीं है। आप इनसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है,
समझ आया? बहुत बढ़िया। हाँ भाई नेक्स्ट, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था। फिनॉल और बेंजोइक एसिड बेटा, फिनॉल, फिनॉल ये बेटा ये FeCl3 से रिएक्ट करेगा और कैसा कलर देगा, कोई बता सकता है क्या? और बेटा ये हमारे पास इसमें वायलेट कलर मिलेगा और इसमें बफ कलर्ड हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है, COH बेंजोइक एसिड। FeCl3 से रिएक्ट कराने पर इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना भाई, बनाया था ना ये अपने पास Fe, क्या बोलते थे उसको, C6H5O, यही करते थे ना, और इस पर हमारे पास होल 6 और इधर -3 चार्ज होता था। ठीक है भाई, ऐसे ही बनाते थे ना, और इसको हम लोग बोलते थे कि ये वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट बनता था। और इस वाले केस में क्या करते थे, Fe, यहाँ पर ये फेरिक क्लोराइड में ये C6H5COO, ये होल थ्राइस फॉर्म में होता था। याद आ गया? ये होल थ्राइस फॉर्म में होता था, जिसको हम लोग बोलते थे कि ये बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट देगा, जिससे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिनॉल को और बेंजोइक एसिड को। क्लियर है? समझ आ गया? हाँ भाई नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट। हाँ भाई देखो, एक एसिड है बेंजोइक एसिड, मतलब C∠OH है, और दूसरा क्या है बेटा, इथाइल बेंजोएट, मतलब दूसरे एस्टर है। एस्टर और एसिड को डिफरेंशिएट करना है। मैंने अभी अभी बताया था कौन सा टेस्ट, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। इससे अगर आप टेस्ट कराओगे तो यहां पर बेटा NaHCO3, सॉरी ये था NaHCO3, इससे अगर आप टेस्ट कराओगे NaHCO3 से अगर आप टेस्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर CO2 गैस लिबरेट होगी, मतलब ये इससे CO2 निकाल सकता है, ये इससे CO2 निकालने वाला नहीं है। ये हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट हो गया। क्लियर है? हम लोग इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ आ गया? हाँ भाई नेक्स्ट, इसको आपको सेपरेट करना है बेटा, पेंटेन टू ओन। हाँ भाई 1 2 3 4 5, यहां पर भी बेटा ये 1 2 3 4 5। एक बार तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड हो, एक बार दूसरे पर इधर क्या आ जाएगा CH3, बट इस तरफ दोनों तरफ क्या रहेगा CH2, मतलब इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट हो सकता है, दूसरे वाले में हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड होके बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। समझ आई बात? हाँ आ गई। नेक्स्ट वाला बताओ बेटा क्या है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के बीच में। अरे ये तो कोई भी बता देगा भाई, कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में कौन सा बेटा टेस्ट कराते थे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करा दें भाई, क्या होगा, एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड हो और यहां पर ये एसिटोफिनोन बन गया ना भाई। इसको हम लोग करा दें बेटा टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट। ठीक है भाई, इसमें ये टेस्ट देगा और ये टेस्ट देने वाला, एल्डिहाइड देते थे, कीटोन नहीं देते थे, टॉलिंस फिलिंग टेस्ट। याद आया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी है, बट वो NCERT से थोड़ा सा बाहर हो जाता। समझ गया ना? नेक्स्ट अपने इथेनॉल और प्रोपेनॉल। इथेनॉल, हाँ भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, अरे ये तो फिर वही फिर से आ गया, क्या है, CH3 CH2, यहां पर फिर से कौन सा टेस्ट करा दे, बोलो भाई। ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, दूसरा वाला हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये हेलोफॉर्म, ये आप लोगों को चैप्टर रिकॉल होता जा रहा होगा, समझ गए? हाँ भाई नेक्स्ट से अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है भाई।